हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। आज हम जो हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने देखे थे। फिर हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचे थे। तो आज हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन एंड मेंशन देयर मेजर कॉजेज। तो हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन। तो काफी लोगों को ये दोनों चीजें सेम लगती होंगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिपेशन में जो चीज हो रहा है वो इंडाइजेशन से हम अगर हम तो खैर डॉक्टर्स बनने वाले हैं, पर जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो इनमें डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते। वो आपको नहीं बताएंगे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या इंडाइजेशन हो रहा है। वो आपको उनके हिस्ट्री से और उनके साइंस एंड सिम्टम्स से खुद समझना है कि उनको क्या हो रहा है। तो हमें पहले खुद पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं और इनका मीनिंग हम समझते हैं अब। तो कॉन्स्टिपेशन कब होता है? कॉन्स्टिपेशन जब तब होता है जब हमारा जो कंजम्पशन ऑफ वाटर है और कंजम्पशन ऑफ फाइबर है वो कम हो रहा है। यानी कंजम्पशन ऑफ फाइबर प्लस कंजम्पशन ऑफ वाटर, या तो हम पानी कम पी रहे हैं और या तो हम फाइबर का कंजम्पशन, फाइबर यानी कि हमारा फ्रूट्स और जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, लीफी वेजिटेबल्स, वो जो है वो हम कम खा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। कुछ टाइम तक हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हमारे वेजिटेबल्स और जो सैलड्स हैं वो हम नहीं खा रहे हैं। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स जो हमारा रफेज कंस्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो काफी हार्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। और साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है हमारे पास। तो इन कॉज क्या है कॉन्स्टिपेशन का? लेस कंजम्पशन ऑफ फाइबर, लेस कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। Less consumption of water, less consumption of fiber and lack of exercise। तो ये है हमारा कॉज कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इनडाइजेशन क्यों हो रहा है? तो इनडाइजेशन हो रहा है ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग, ईटिंग टू क्विकली, कंज्यूमिंग ग्रीसी और स्पाइसी फूड्स। यानी इतना ज्यादा फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं या इतना ज्यादा खा रहे हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, तो हमें इनडाइजेशन हो रहा है। या फिर हम ज्यादा ग्रीसी और स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं जिससे हमारा इंटेस्टाइन को उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है। तो ज्यादा ग्रीसी और स्पाइसी फूड्स। फिर हमारे पास है टू मच कैफीन, अगर हम ले रहे हैं टू मच कॉफी, टू मच टी और टू मच कैफीन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, टू मच कैफिनेटेड ड्रिंक्स हम ले रहे हैं और अल्कोहल और कार्बोनेटेड बेवरेजेस हम ले रहे हैं, तो हमारा जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है और स्लो हो रहा है। तो उसे हम कह रहे हैं कि इनडाइजेशन है। तो इनडाइजेशन के रीजंस क्या क्या हुए? कंज्यूमिंग एक्सेस फूड, एक्सेस फूड, या फिर हम कह सकते हैं ओवर ईटिंग, ईटिंग क्विकली, टू मच कैफीन, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, साथ ही साथ हमारे ग्रीसी एंड ऑयली फूड्स। तो इनसे हो रहा है हमारा इनडाइजेशन, यानी हमारा बॉडी इसको उतने इफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, हमने कॉज देख लिया, दोनों का कॉज अलग अलग दिखा हमें कि काफी अलग है दोनों चीजें। अब है कि
सिम्टम्स क्या होंगे कॉन्स्टिपेशन के अंदर, तो जो कॉन्स्टिपेशन है वहां पे बावल मूवमेंट्स कम हो जाएंगे। यानी कि हमें पता है कि हमने ज्यादा पानी नहीं पिया, हमने ज्यादा रफेज नहीं लिया, वाटर नहीं लिया, और हमने एक्सरसाइज कम किया, तो जो बावल मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे और हार्ड फीसेस निकलेंगे क्योंकि वाटर कंटेंट कम है। और बावल मूवमेंट्स का कम होना यानी जैसे हम अगर कोई इंसान एक दिन में एक बार फीकल मैटर एक्सक्रीट कर रहा था, डेफिकेट कर रहा था, तो हो सकता है 2 दिन में एक बार करे, कभी 3 दिन में एक बार करे, तो बावल मूवमेंट्स जो हैं वो लेस हैं एंड देयर इज हार्ड फीसेस रिटेन्ड इन द कोलोन। तो ये होगा हमारे कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में हमारा जो पेशेंट है वो क्या सिम्टम्स देगा कि उसका बावल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया है, 2-3 दिन में वो एक बार फीकल मैटर एक्सक्रीट कर रहा है, तो ऐसा हिस्ट्री पेशेंट कॉन्स्टिपेशन में देगा। जबकि इनडाइजेशन में पेशेंट क्या बोलेगा कि पेशेंट को नॉजिया फीलिंग आ रही है, नॉजिया एंड वोमिटिंग जैसा लग रहा है पेशेंट को, और फीलिंग ऑफ फुलनेस है, उसका पेट भरा भरा लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती। तो इनडाइजेशन में पेशेंट्स ये सिम्टम्स देंगे। तो हमने पहले देखा कि कॉज क्या है, दोनों का कॉज अलग अलग है। कॉज अलग है तो सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे, सिम्टम्स अलग अलग है, कॉज अलग अलग है, तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा ऑब्वियसली। तो ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है इन दोनों के, तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट में हम पानी नहीं पी रहे थे, हमने ज्यादा फाइबर नहीं लिया, तो अब हम पानी पियेंगे, ज्यादा रफेज कंटेंट वाला फूड लेंगे, और साथ ही साथ अपनी कोशिश करेंगे कि कम से कम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, एक्टिव एक्सरसाइज में हम पार्ट लेंगे, तो इससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम होगा। जबकि इनडाइजेशन में हमने क्या किया है, एक्सेस ईटिंग की है, ओवर ईटिंग की है, कैफीन लिया है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस लिया है, तो ऑलरेडी फूड अंदर जा चुका है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है, तो हम उसको हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, और हम ज्यादा खाना भी नहीं खा सकते। तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन हमें रिक्वायर्ड होंगी टू क्योर इनडाइजेशन। तो हमने देख लिया कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन में। कॉन्स्टिपेशन है ड्यू टू लेस कंजम्पशन ऑफ फाइबर एंड वाटर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जबकि इनडाइजेशन है ड्यू टू ओवर ईटिंग, ईटिंग टू क्विकली, कंज्यूमिंग greasy spicy foods, carbonated beverages, too much caffeine। तो इसके वजह से है इनडाइजेशन। इन कॉन्स्टिपेशन में बावल मूवमेंट्स कम हो जाएंगे क्योंकि फीसेस हार्डेंड हो जाएंगे, बावल मूवमेंट्स कम होंगे पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन में। जबकि जो हमारा इनडाइजेशन है उसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड नॉजिया होगी, यानी पेशेंट को पेट भरा भरा लगेगा और उल्टी नॉजिया एंड वॉमिटिंग जैसा पेशेंट को लगेगा। और कॉन्स्टिपेशन में हम क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे, तो हम बोलेंगे पेशेंट को आप ज्यादा पानी पीजिए, ज्यादा फूड्स विथ रफेज कंटेंट खाइए, फाइबर्स खाइए, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश करिए। जबकि इनडाइजेशन में हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारा अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस क्या क्या हैं, देन हमारे पास इनडाइजेशन के कॉजेस क्या क्या हैं, और दोनों में कैसे पेशेंट जो है डिफरेंट सिम्टम्स के साथ हमें प्रेजेंट करेंगे। तो अगर पेशेंट्स के सिम्टम्स डिफरेंट हैं तो हमें डिफरेंटली दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंट एडवाइसेस देनी है ताकि वो उन्हें फॉलो करें और उनका रिस्पेक्टिव जो भी कॉज है वो ठीक हो सके। तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डिस्क्राइब द एंजाइमेटिक एक्शन ऑन फैट्स इन द डिओडेनम। तो जो डिओडेनम है उसमें जो एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है ऑन फैट्स वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो डिओडेनम, सबसे पहले डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमें डिओडेनम में जो एक्शन ऑफ एंजाइम है ऑन फैट्स वो बताना है। ठीक है, तो डिओडेनम में होता क्या है जो फैट्स पे एक्ट करता है,
तो वो हमें पता होना चाहिए। तो लाइपेजेस होता है। अब लाइपेजेस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इंटेस्टिनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, दो तरह के लाइपेजेस हो सकते हैं, इंटेस्टिनल लाइपेजेस और पैनक्रियाटिक लाइपेजेस। अब है कि क्या होता है एक्शन इनका। तो जो डाइजेशन ऑफ फैट्स है इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स एंड अल्टीमेटली इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज मेडिएटेड बाय लाइपेजेस। तो हमें पता है कि फैट्स जो है पहले तो वो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक होंगे और फाइनली जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो होगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। और ये जो दोनों ही स्टेप्स हैं वो कौन मेडिएट करेगा, तो ये दोनों ही स्टेप्स जो हैं वो लाइपेजेस के थ्रू मेडिएट होंगे, यानी लाइपेजेस इन दोनों स्टेप्स को कैरी आउट करवाएंगे। अब जो लाइपेज है इट इज सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द स्टमक, पर जो मेजर फ्रैक्शन ऑफ लाइपेजेस है दैट इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस एंड सक्कस इंटेरिकस दैट इज इंटेस्टिनल लाइपेज। तो स्टमक में भी हमारा जो है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज जो है वो सिक्रीट होता है, पर जो मेजर अमाउंट ऑफ लाइपेज है वो हमारे दो जगह से आता है। पहला तो पैनक्रियाटिक लाइपेज और दूसरा है हमारा इंटेस्टिनल लाइपेज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लाइपेज दो तरीके के हैं हमारे पास, इंटेस्टिनल और पैनक्रियाटिक। अब लाइपेजेस का एक्शन भी हमने देख लिया कि ये जो है ये लाइपेजेस कैरी आउट करवाएंगे। अब बाइल क्या करता है, बाइल हमने देखा था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, तो फैट एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, तो पहले हमको उसको छोटे छोटे मिसल्स में ब्रेक डाउन करना होगा, फिर तो हम उसको मोनो और डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और फाइनली ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में जो है फैट हमारा कन्वर्ट होगा। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। जो ये फैट ग्लोब्यूल है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स ताकि जो फैट है उसका फर्दर ब्रेक डाउन हो सके। तो फैट ग्लोब्यूल एक बड़ा सा ग्लोब्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स कराते हैं। तो फैट जो है छोटे छोटे मिसल्स में टूट जाता है और हम ऐसा ही चाहते हैं ताकि हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें और फाइनली ये हमारा बॉडी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके। और क्या करता है बाइल, बाइल ने एक ये काम किया, और बाइल एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेस फॉर देयर एक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भी रोल प्ले करता है। तो बाइल ने दो काम कर दिए, पहले तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको मिसल्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर क्या किया बाइल ने, जो हमारा लाइपेजेस है उसको उनको भी एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेस फॉर देयर एक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम अलग अलग से देखेंगे कि पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज ये दोनों क्या करते हैं। तो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है उसका क्या काम है, तो हमारा जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करेगा, एक्ट्स अपॉन द इमल्सिफाइड फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड। तो जो इमल्सिफाइड फैट है यहाँ पे हमारा वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में है, तो उसको ब्रेक कर देगा इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू मोनोग्लिसराइड्स। तो हमारे पास ये ट्राइग्लिसराइड है, इसको हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक करेगा। यानी कि हम देख सकते हैं ये हमारा डाइग्लिसराइड हमें दिख रहा है, फिर ये हमारा मोनोग्लिसराइड दिख रहा है। तो पहले डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक करेगा, फिर ये डाइग्लिसराइड्स जो हैं वो मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक करेंगे। तो हमने देखा कि पैनक्रियाटिक लाइपेज ये क्या कर रहा है, ये फैट मिसल्स यहाँ पे जो हमारे पास फैट इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स हैं उसमें प्रेजेंट है ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स को आप पहले डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक करो, फिर आप मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक करो। तो डाई और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब आएगा इन द पिक्चर इंटेस्टिनल लाइपेज। तो ये इंटेस्टिनल लाइपेज क्या करेगा, जो हमारे पास डाइग्लिसराइड्स हैं जो फाइनली हमारे मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो गए हैं,
उनको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। तो ये है हमारा जो फिर हमारे ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैसे कैसे होंगे? तो थ्रू लिम्फ वेसल्स, जिन्हें हम कहते हैं लैक्टियल्स, और हमारे ब्लड वेसल्स के साथ। तो ये दोनों हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, किसके? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स के। ठीक है, तो हमने देखा कि इंजाइमेटिक एक्शन ऑन फैट्स इन द डिओडेनम 3 पार्ट्स में हो रहा है। सबसे पहले तो बाइल हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करा रहा है, यानी फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। फिर हमारा जो बाइल से जो छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बने, वो फैट ड्रॉपलेट्स को अब हम ब्रेक करेंगे इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। देन हम ब्रेक करेंगे इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। तो फाइनली ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स जो हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये था हमारा इंजाइमेटिक एक्शन ऑन फैट्स इन द डिओडेनम, कैसे हमारा एक एक स्टेप में जो फैट्स है उसका ब्रेक डाउन होता है और फाइनली ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन जो ये फैट्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करके हमारे सेल्स में यूज होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा इंजाइमेटिक एक्शन ऑन फैट्स इन द डिओडेनम। इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a person had roti and dal for his lunch. Trace the changes in those during its passage through the alimentary canal. तो एक पर्सन है, उसने रोटी और दाल खाया है लंच में। तो रोटी और दाल खाया है तो इनका हमें पूरा डाइजेशन एक्सप्लेन करना है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या हो रहा है। तो रोटी में क्या क्या है? तो सबसे पहले रोटी में मेजरली जो डाइजेशन ऑफ रोटी और डाइजेशन ऑफ दाल दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बताना है कि रोटी में क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन के लिए, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है इट स्टार्ट्स इन द ओरल कैविटी इटसेल्फ। तो ओरल कैविटी में जैसे ही हमने चपाती या रोटी को अपने मुंह में लिया, तो ओरल कैविटी में जो रोटी है उसका मिक्सिंग हुआ सलाइवा के साथ, और सलाइवा, आप इमेजिन करिए जैसे ही हम रोटी को मुंह में लेंगे तो सलाइवा के साथ वो मिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद सलाइवा के साथ मिक्स होने पे सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, वो कन्वर्ट करेगा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो है रोटी के अंदर, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू आइसोमाल्टोस, माल्टोस एंड स्मॉल डेक्सट्रीन्स कॉल्ड अल्फा डेक्सट्रीन्स। तो हमारा स्टार्च जो है वो सैलिवरी एमाइलेज के हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोस प्लस आइसोमाल्टोस प्लस अल्फा डेक्सट्रीन। ठीक है, तो ये जो है इनमें ब्रेक हो जाएगा हमारा जो सबसे पहले जो है स्टार्च जो रोटी में प्रेजेंट है, और 30% ऑफ स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे। जैसे ही हम मुंह में चपाती को लेंगे तो हमारे पास सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करके उसको माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्सट्रीन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हमारा हो गया माउथ में 30% ऑफ स्टार्च जो रोटी में था वो डाइजेस्ट होके माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। माउथ से आगे हमारा जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे हमारा पार्टली डाइजेस्टेड रोटी जो है वो पहुंचेगी। कहाँ से पार्टली डाइजेस्टेड हुई है? फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द ईसोफेगस एंड देन टू द स्टमक।
तो ओरल कैविटी से आई ईसोफेगस के अंदर, एंड ईसोफेगस से आई फिर हमारे स्टमक के अंदर बाय पेरिस्टालसिस। तो पार्टली डाइजेस्टेड रोटी थी, मुंह से हमारे ईसोफेगस में गई, ईसोफेगस से स्टमक में गई, और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गई। तो ये रेगुलेट कैसे हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द ईसोफेगस। ठीक है, तो सक्सेसिव वेव्स के वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पार्टली डाइजेस्टेड रोटी पहुंच गई। पर ये स्टमक में भी जो 4 to 5 आवर्स तक हमारा स्टमक जो है फूड को चर्न करता है और स्टोर करता है, तो स्टमक में होगी 4 to 5 आवर्स। द गैस्ट्रिक जूस डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो हमें पता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें तो कोई एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। यानी पहले तो मुंह में पार्टली 30% डाइजेशन हो गया, फिर ईसोफेगस और स्टमक में कुछ नहीं हुआ रोटी का, क्योंकि दो पार्टली डाइजेस्टेड ही रही, क्योंकि इनके पास तो एंजाइम्स ही नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सके। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है, अब हम इसे कहते हैं काइम। इन इंटेस्टाइन क्या होता है अब? तो अब इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस हैं? पहला तो है पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा है हमारा इंटेस्टिनल जूस। तो ये दोनों अलग अलग अपना काम करेंगे इस पार्टली डाइजेस्टेड रोटी पे। तो सबसे पहले हमें देखना है एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या करेगा? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी हम डाइसैकेराइड्स तक पहुंच चुके हैं। अब डाइसैकेराइड्स का क्या होगा? जो इंटेस्टिनल जूस है उसमें प्रेजेंट है हमारे पास मैल्टेज, आइसोमैल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। यानी मैल्टेज यानी माल्टोज को हाइड्रोलाइज कराएगा, आइसोमैल्टेज यानी आइसोमाल्टोज को कराएगा। यानी जो भी डाइसैकेराइड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम सारे हैं in the intestinal juice. These enzymes act on food, converting it into simpler compounds like ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो माल्टोज जो है वो हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, आइसोमाल्टोज भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो हमारा जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर अल्फा डेक्स्ट्रीन्स हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। तो फाइनली हमारा ये सिंपलर कंपाउंड्स जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आप इमेजिन करिए, एक पर्सन है, उसने रोटी चपाती खाया, वो उसने जैसे ही खाया वो सैलाइवा के साथ मिक्स हुआ, सैलिवरी एमाइलेज टाइलिन ने उसको कन्वर्ट किया इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन्स। अब ये 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारा गया फिर ईसोफेगस और स्टमक में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो स्टमक में काइम के तरफ फूड बन के रहा। अब स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, दूसरा पैनक्रियाटिक जूसेस हैं और दूसरा इंटेस्टिनल जूसेस है। पैनक्रियाटिक जूसेस में हमारे पास कौन सा एंजाइम है? तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? अभी ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज पॉलीसैकेराइड्स को इनटू डाइसैकेराइड्स ब्रेक करेगा। तो हमारे पॉलीसैकेराइड्स जो 30% को छोड़ के जो 70% स्टार्च है, उसमें जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर डाइसैकेराइड्स जो है हमारा इंटेस्टिनल जूस, उन डाइसैकेराइड्स को फाइनली मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करेगा, लाइक माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, हमारा लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, अल्फा डेक्स्ट्रीन्स को इनटू ग्लूकोज में। तो फाइनली ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये था रोटी का। अब हम आते हैं कि दाल का क्या होगा। तो दाल में हमें पता है मेजरली प्रोटीन्स हैं।
तो जो प्रोटीन्स है वो कैसे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। सो हमें प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना है इनटू अमाइनो एसिड्स सो दैट दे फाइनली गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो सलाइवा, अब जैसे ही दाल मुंह में जाता है तो सैलिवरी एमाइलेज में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, तो इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है इन द स्टमक। हमें पता है कि जो प्रोटीन है उसको स्टमक में डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है। ठीक है, तो अब हमारा फूड गया स्टमक के अंदर, 4 to 5 आवर्स तक ये चर्न होगा और स्टोर होगा। अब हमारे पास जो पेप्सिनोजेन है वो कन्वर्ट होगा इनटू एक्टिव पेप्सिन और प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा इनटू रेनिन। कैसे? बिकॉज ऑफ HCl। तो HCl जो है इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। जैसे ही हमारा प्रोटीन जो दाल है वो स्टमक में पहुंचेगा, HCl का रिलीज स्टार्ट हो जाएगा और HCl जो है इस पेप्सिनोजेन और ये प्रोरेनिन को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देगा। अब पेप्सिनोजेन क्या करता है? अब हमें पता है रेनिन तो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है और कैसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि हमारा जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स ये होता है स्टमक में। अब स्टमक में हो गया इतना काम, अब हमें जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस होगा। पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं 3 एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों जो हैं प्रोटीन डाइजेशन से कंसर्न्ड होते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन है इनएक्टिव, पहले तो करना पड़ेगा हमको इसको एक्टिव। तो इसको एक्टिव करता है इंटेरोकाइनेज। तो इंटेरोकाइनेज के हेल्प से ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। फिर प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने वाला है पहला ट्रिप्सिन। फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है इनटू काइमोट्रिप्सिन और जो पेप्टोन्स हैं इनको डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है हमारा काइमोट्रिप्सिन। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइड्स को भी ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और ये जो प्रोटियोजेस हैं उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि तीनों ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड हमारा जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों ही प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ यानी कि पैनक्रियाटिक जूस का एंड प्रोडक्ट हो रहा है डाइपेप्टाइड्स के अंदर। तो हमारा ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा इंटेरोकाइनेज, देन जो ट्रिप्सिन बना वो एक्टिवेट करेगा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और हमारे पास जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन को इनटू देयर एक्टिव फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली और ये हमारे प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम डाइपेप्टाइड्स तक पहुंच गए। अब आता है हमारा इंटेस्टिनल जो जूस है उसमें प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए होगा इंटेरोकाइनेज तो है जो कि हमारा ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर रहा है, साथ ही साथ होगा अमाइनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। तो हमारा अमाइनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज ये क्या करेंगे? अमाइनोपेप्टाइडेज जो हमारे पेप्टाइड्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे और डाइपेप्टाइडेज जो है हमारा डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो हम यही चाहते थे कि जो प्रोटीन्स हैं फाइनली किस में ब्रेक डाउन होने चाहिए? अमाइनो एसिड्स में। तो ये एक बार में नहीं होगा, प्रोटीन्स पहले प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होंगे इन द स्टमक, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स इंटेस्टाइन में बाय पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट होंगे इनटू डाइपेप्टाइड्स। फाइनली जो डाइपेप्टाइड्स हैं वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइपेप्टाइडेजेस हैं उनके हेल्प से कन्वर्ट होंगे इनटू अमाइनो एसिड्स। अब
जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रोटी एंड दाल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली। और ये जो फाइनली अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी इंटेस्टिनल विलाई एब्जॉर्ब कर लेगी एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ वेसल्स। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फाइनली हमारा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये था, हमने देखा कि एक पर्सन अगर रोटी एंड दाल सिर्फ कंज्यूम कर रहा है तो कितने स्टेप्स में उसका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है हमारे पास कहाँ कहाँ। हमें मेनली साइट्स याद रखनी है कि इस कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ के अंदर हो रहा है, फिर सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। जबकि जो हमारे पास है प्रोटीन्स, उनका तो माउथ में नहीं हो रहा है पर स्टमक से स्टार्ट हो रहा है और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और जूसेस कौन कौन से हैं, मेनली जो माउथ है उसमें हमारा सैलिवरी अमाइलेज है, देन स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है और इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक प्लस इंटेस्टिनल जूस है। तो ऐसे हुआ हमारा रोटी एंड दाल का कंप्लीट डाइजेशन जो हमने देखा, और कैसे ये एब्जॉर्ब होके रोटी एंड दाल से पर्सन को एनर्जी मिली होगी। फिर हम आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर द वेरियस एंजाइमेटिक टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस इन आवर गट helping digestion of food? What is the nature of end products obtained after complete digestion of food? तो जो हम फूड लेते हैं उसका नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स हमें बताना है, और वेरियस एंजाइमेटिक टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस भी बतानी है। तो सबसे पहले ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। तो जो वेरियस एंजाइमेटिक टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं इन द गट, they include saliva, gastric juice, pancreatic juice and succus entericus। तो एक एक करके हम देखेंगे कि वेरियस एंजाइमेटिक जो टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है सलाइवा। तो सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ से होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स that are located just outside the buccal cavity and they release their secretions into the buccal cavity। तो ये है सलाइवा का। अब जो है हमारे पास सलाइवा है फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स, उसमें क्या क्या होता है? तो वाटर होता है, म्यूकस होता है, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, आयंस होते हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए होता है, आईजीए। आईजीए हमारा सारे सिक्रीशंस ऑफ आवर बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो हमारा सलाइवा जो है वो सिक्रीशन है एक, तो आईजीए इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए जो है यहाँ प्रेजेंट होगा। तो saliva released by salivary glands present outside the buccal cavity but release salivary juice into the buccal cavity. It contains water, mucus, salivary amylase, ions and immunoglobulin A। सलाइवा के बाद आते हैं हम गैस्ट्रिक जूस पे। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है इन द स्टमक। What all does it contain? It contains pepsinogen, प्रोरेनिन, म्यूकस नेक सेल से आएगा म्यूकस, उसके बाद जो हमारा वो था HCl, और देन कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम दैट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। म्यूकस नेक सेल से आएगा म्यूकस, देन कम्स द पेप्टिक एंड चीफ सेल से आएगा पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, एंड देन ऑक्जेंटिक सेल से आएगा हमारा HCl एंड उसके साथ ही कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये था हमारा गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट्स। अब हम आगे देखें तो पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस आता है पैनक्रियास से। क्या क्या है इसके अंदर? काफी चीजें हैं। प्रोटीन्स के लिए 3 जो हमने देखी थी, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, 3 हो गई। उसके बाद है हमारे पास पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी है, पैनक्रियाटिक लाइपेज भी है, उसके साथ ही साथ न्यूक्लियस भी है। यानी टोटल हमें 6 एंजाइम्स दिख रहे हैं इन द पैनक्रियाटिक जूस।
पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस। तो ये था पैनक्रियाटिक जूस का। उसके बाद सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस, व्हाट ऑल डज इट हैव? डाइपेप्टाइडेज, maltase, sucrase, lipase, nucleotidase, nucleosidase, then lactase। तो maltase, sucrase, lactase ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने के लिए, इंटेस्टिनल लाइपेज डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, nucleotidase, nucleosidase for nucleic acids, then dipeptidase to convert dipeptides into amino acids. So these are the 4 enzymatic types of glandular secretions in the gut that help in the digestion of food. Then nature of end products obtained after complete digestion of food. तो पूरा digestion of food हो चुका है, अब हमें बताना है कि nature of end products हमारे पास क्या है। तो nature of end products obtained after complete digestion of food is as follows. So सबसे पहले amino acids, they are end products of proteins, glucose and fructose carbohydrates, nitrogenous bases का कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड से। फिर जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है ये कहाँ से आ रहा है? फैट से आ रहा है। तो डाइजेशन एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हम अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ के अंदर एमाइलेज से है, तो हमारा फाइनल एंड प्रोडक्ट मोनोसैकेराइड्स होना चाहिए, और एमाइलेज से ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रीन्स। देन पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहा है किसको? डाइसैकेराइड्स को। एंड फाइनली ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं इनटू सिंपल शुगर्स, जिसे हम सिंपल शुगर्स जिसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो ये है हमारा डिओडेनम में, इलियम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स पूरे डाइजेस्ट हो रहे हैं। फिर हमारा प्रोटीन्स, स्टमक, डिओडेनम, इलियम, किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? बाय पेप्सिन एंड रेनिन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, बाय ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स हैं they are being converted into dipeptides, and finally the dipeptidases in the ileum are converting them into amino acids। तो हमारा प्रोटीन हुआ और फाइनल एंड प्रोडक्ट हुआ अमाइनो एसिड्स। स्टमक, डिओडेनम एंड इलियम में हो रहा है डाइजेशन। लिपिड्स सिर्फ डिओडेनम में हो रहा है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टिनल लाइपेज के वजह से, एंड द फाइनल एंड प्रोडक्ट्स आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड्स का कहाँ हो रहा है? इन द डिओडेनम एंड इलियम। डिओडेनम में है न्यूक्लियसेस, इलियम में है हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो फाइनली जो है शुगर्स एंड बेसिस में कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स, एंड इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है इन द ब्लड स्ट्रीम। तो हमने देखा कि कैसे हमारा अलग अलग जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर बीइंग डाइजेस्टेड बाय दीज एंजाइम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, और फाइनली ये एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो हमारे आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, उसमें ये कन्वर्ट हो रहे हैं एंड एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं इन द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो हमें मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमें मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। तो अब हमारे पास जो small amounts of monosaccharides हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और some electrolytes है like chloride ions। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्लोराइड आयंस, ये तो हमारे एब्जॉर्ब होंगे by simple diffusion। Then comes fructose और some amino acids। तो जो fructose और some amino acids हैं they are absorbed
with the help of some carrier ions like Na+, और इसको हम कहते हैं facilitated transport और active transport. तो ग्लूकोज है और सम अमाइनो एसिड्स हैं एंड क्लोराइड आयंस हैं, दे विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. Then fructose or some amino acids हैं, as they are absorbed with the help of carrier ions like Na+, और इसे हम कहते हैं facilitated transport और active transport. Then जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, तो वाटर का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होगा. एंड देन जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है दे आर इनसॉल्युबल, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो क्या होगा, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू माइसेल्स जो कि हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स, एंड दे मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा. फर्दर दे आर reformed into protein coated fat globules like called chylomicrons, और ये लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो लिम्फ वेसल्स हैं वो अल्टीमेटली इन्हें रिलीज कर देते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो हमने देखा कि मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कितने वेरिड टाइप के हो सकते हैं. तो अगर हम एक देखना चाहें तो हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्लोराइड आयंस हैं, ये हमारे सिंपल डिफ्यूजन. देन हमारे पास सम अमाइनो एसिड्स और फ्रक्टोज, ये फैसिलिटेटेड. अगर हम वाटर का देखें तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे, और फाइनली अगर हम फैट्स का देखें तो जो फैट्स हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. तो हम पहले इनको छोटे छोटे मिसल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और फाइनली इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. अब ये जो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारे लिम्फ वेसल्स में पहले अब्सॉर्ब होंगे. प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स लिम्फ वेसल्स में अब्सॉर्ब हो गए. अब लिम्फ वेसल्स जो है अल्टीमेटली ये ब्लड में अपने सिक्रेशंस डालते हैं, तो फाइनली ये ब्लड में भी एब्सॉर्ब हो जाएंगे. तो ये था हमारा 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. पहला तो कौन सा होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा किसको चाहिए हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फिर हमें याद रखना है तीसरा पॉइंट वाटर जो कि सबसे आसान है, और फाइनली फैट्स का क्या होता है, फैट्स का. तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखना है और इन्हें एक्सप्लेन करना है आसानी से आप याद रख सकते हैं. फिर हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये तो हमने देखा. अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. और ये बात याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, दैट इज 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में है इंटेस्टिनल विलाई विच विल इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई. तो सबसे पहले माउथ में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, माउथ में जो फ्यू ड्रग्स का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है absorption. The drugs which are absorbed by the buccal mucosa and the lower side of tongue by the process of simple diffusion into the blood capillaries lining them. तो जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो बक्कल म्यूकोसा एंड द लोअर साइड ऑफ द टंग से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन. फिर स्टमक में क्या होता है, अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, वाटर एंड सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक. तो माउथ में हमारे फ्यू ड्रग्स पर सिंपल डिफ्यूजन हुए बाय द लोअर साइड ऑफ द टंग. स्टमक में अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, वाटर एंड सिंपल शुगर्स एब्जॉर्ब हुए. फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. देन अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज का हमने देखा था कि थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ एंड सम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन इनटू मिसल्स एंड देन इनटू काइलोमाइक्रॉन्स.
देन काइलोमाइक्रॉन्स जो है लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इन द लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड वाटर मिनरल्स एंड ड्रग्स आर एब्जॉर्ब। तो हमें एक एक करके पार्ट बाय पार्ट ऊपर से नीचे जाना है और एब्जॉर्प्शन बताना है। तो माउथ में कुछ कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हुआ थ्रू लोअर साइड ऑफ द टंग थ्रू बकल म्यूकोसा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। स्टमक में क्या हुआ, अल्कोहल का हुआ एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन का हुआ एंड ऑल्सो सम सिंपल शुगर्स का हुआ। तो ये हुआ स्टमक की बात। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, पहले तो वाटर हुआ बाय ऑस्मोसिस। हमने देखा था अमाइनो एसिड्स अगर और ग्लूकोज है तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, पर सम अमाइनो एसिड्स एंड फ्रक्टोज को चाहिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को पहले मिसल्स में कन्वर्ट होना है, देन इंटेस्टिनल सेल्स में चले जाते हैं ये, और वहां पे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। फिर जो ये काइलोमाइक्रॉन्स हैं लैक्टियल्स में एंटर करते हैं एंड लैक्टियल्स में एंटर करने के बाद फाइनली ये लिम्फ में पहुंच जाते हैं, और लिम्फ जो है अपने सारे एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स को ब्लड में रिलीज करता है। तो फाइनली ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो हमारे फैट्स हैं। फिर है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर मिनरल्स एंड ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये था हमारे हर एक पार्ट में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है वो भी हमने देख लिया, और मैकेनिज्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन भी देख लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिस्कस द रोल ऑफ हेपाटो पैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जो हमारे पास हेपाटो पैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स है उसका रोल हमें बताना है इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो किसमें किसमें ये ब्रेक डाउन होते हैं ये तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस में देख लिया। अब हमें रोल बताना है। तो हेपाटो पैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स सबसे पहले है क्या, तो जो हेपाटो पैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स है दैट इज मेड अप ऑफ द लिवर, पैनक्रियास एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। तो लिवर है, ये लिवर दिख रहा है हमें, पैनक्रियास दिख रहा है और एसोसिएटेड डक्ट्स। अब एसोसिएटेड डक्ट्स क्या क्या है, तो लिवर से आता है हमारा हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आता है हमारा सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों मिला के बना देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है किससे मिलता है, फ्रॉम द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट to form hepatopancreatic ampulla which opens into the duodenum, और यहाँ पे होता है sphincter of Oddi। तो हमने देखा कि लिवर से आता है हमारा हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आता है सिस्टिक डक्ट, दोनों मिला के बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है मिलके बनाते हैं हमारा हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला जो है डिओडेनम में खुलती है और गार्डेड होती है बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिओडेनम में खुल रहा है और यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स तो सबसे पहले क्या है, लिवर है, उसके साथ गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है और एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। अब इनका रोल क्या क्या है, तो सबसे पहले लिवर का क्या रोल है, तो लिवर क्या सीक्रेट करता है, लिवर हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस में हेल्प करता है, और ये जो बाइल है वो इमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में प्रोड्यूस हेल्प करता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम विच इज यूजफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिवर बाइल जूस सीक्रेट करेगा, बाइल फैट्स के इमाल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, साथ ही साथ एक्टिवेशन ऑफ लाइपेजेस में हेल्प करेगा, और अल्कलाइन नेचर के वजह से फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स में हेल्प करेगा। फिर है गॉल ब्लैडर का क्या रोल है, जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। तो बाइल स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन का काम होता है गॉल ब्लैडर में। और द प्रेजेंस ऑफ फूड होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर टू रिलीज द बाइल थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट टू द डिओडेनम। तो जैसे ही प्रेजेंस ऑफ फूड जो है ये सेंस होता है तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलीज करता है अपना कंसंट्रेटेड बाइल इनटू द डिओडेनम।
और ये कंसंट्रेटेड बाइल जो है हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देन है व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो हमारा है वो क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, और ये एक्टिव ट्रिप्सिन जो है कन्वर्ट करता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन। तो ये हो गया हमारे पास इंटेरोकाइनेज ने क्या क्या कन्वर्ट किया। अब इनका रोल्स तो हमने देख लिया। अब जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में है उसमें पॉलीसैकेराइड्स कन्वर्ट होते हैं इनटू डाइसैकेराइड्स बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पॉलीसैकेराइड्स को पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाइसैकेराइड्स में ब्रेक करता है। फिर फैट क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो एक्ट करता है अपॉन इमल्सिफाइड फैट जो कि बाइल ने बनाया ट्राइग्लिसराइड्स को, एंड ब्रेक्स देम डाउन इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू मोनोग्लिसराइड्स। प्रोटीन्स का क्या होता है, प्रोटीन्स पहले कन्वर्ट होंगे हमारे प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हमारे पास हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू डाइपेप्टाइड्स। तो ये था हमारा हेपेटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंप्राइजेस ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास एंड देयर एसोसिएटेड डक्ट्स, एंड दे कन्वर्ट इसका रोल क्या है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स में, कि कार्बोहाइड्रेट्स में तो हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। देन हमारे पास प्रोटीन्स के लिए होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एंड फैट कंपोनेंट्स के लिए होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। और लिवर से हमारा क्या रोल हो गया, तो लिवर से आता है बाइल जो कि हेल्प करता है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये था हमारे पास डिस्कस द रोल ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम हेपेटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, डक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ ओपन करते हैं। ये अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो कोई हमारे मार्क्स काट ही नहीं सकता। ये डायग्राम बनाना है, फिर हमें एक एक करके समझाना है कि रोल क्या क्या है एक एक ऑर्गन जो है हेपेटो पैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स में, उसका क्या रोल है। फिर एक एक ऑर्गन का रोल समझाने के बाद हमें बताना है कि क्या क्या उस ऑर्गन ने सिक्रीट किया, और उसके हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स है उन पे क्या फर्क पड़ा, क्या असर हुआ। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, explain the process of digestion in the buccal cavity with a note on the arrangement of teeth। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में सबसे पहले डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से होते हैं, तो जो 3 pairs of salivary glands है हमारे पास आर प्रेजेंट इन आवर buccal cavity which play a major role in the secretion of saliva। The largest salivary gland is the parotid gland situated near the ears। अब जो सलाइवा है, इन salivary glands 3 pairs of salivary glands है हमारे पास, parotid gland, submandibular gland and sublingual gland। तो सलाइवा जो है स्लाइटली एसिडिक है एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ, हमने देखा था, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम एज वेल एज IgA। तो इतने सारे हमारे एंजाइम्स है सलाइवा के अंदर। अब क्या होता है डाइजेशन इन द बकल कैविटी, तो जो डाइजेशन इन द बकल कैविटी है वो 2 तरीके से होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो मैकेनिकल में जो फूड इन द बकल कैविटी है दैट इज मैस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड मिक्स्ड विद द सिक्रीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो फूड का मैस्टिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड उस साथ ही साथ सलाइवा से जो फूड है वो मिक्स होता है। उसके बाद केमिकल डाइजेशन क्या होता है, तो जो सैलिवरी एमाइलेज है दैट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रीन्स। 30% ऑफ द स्टार्च इन फूड जो है वो हाइड्रोलाइज होगा इन द बकल कैविटी। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था रोटी के डाइजेशन में कि जो 30% ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन रोटी है दैट विल बी डाइजेस्टेड बाय द सैलिवरी एमाइलेज।
तो सैलिवरी एमाइलेज का हमने देखा सैलिवरी एमाइलेज और डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द बकल कैविटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैकेनिकल, दैट इज बाय द टीथ द फूड इज गेटिंग मैस्टिकेटेड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा, एंड देन केमिकल, दैट इज सैलिवरी एमाइलेज का एक्शन क्या है फूड पर। तो ये दोनों चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है फिर पहले इस क्वेश्चन में। फिर हमें बताना है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो हमें पता है हमारे टीथ थीकोडोंट डेंटेशन है। थीकोडोंट यानी टूथ, जो टूथ है, टीथ है, दे आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। साथ ही साथ डाइफायोडोंट है यानी 2 सेट्स हैं, यानी पहले हमारे पास मिल्क टीथ आते हैं, फिर हमारे पास परमानेंट टीथ आते हैं। फिर हेटेरोडोंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। डेंटल फॉर्मूला हमने एक एमसीक्यू में देखा था कि 2123/2123 होता है। तो हमें याद रखना है थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट डेंटिशन होता है इन ह्यूमंस। तो 2123 का क्या मतलब है कि हमारे पास आते हैं 2, 1, 2 एंड 3, यानी एक साइड का है ये। तो 2, 1, 2, 3 मिला के होता है 8 इधर, और हमारे पास फिर 8 इधर आ गए, साथ ही 8 इधर और 8 इधर, यानी टोटल 32 टीथ है। तो इसमें से इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यानी 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स ऑन ईच साइड। तो लेफ्ट अपर साइड कह सकते हैं हम, फिर लेफ्ट लोअर साइड, देन राइट अपर साइड एंड राइट लोअर साइड। तो ऐसे होता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ टीथ। और अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो है ह्यूमन डेंटिशन में वो थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट डेंटिशन होता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जाके नीट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आगे भी आपको ये याद रखना है। जनरली भी इस चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।